अब जो थायोजोलिडिन डायोन्स हमारे पास ड्रग्स हैं, ठीक है, इनकी जो बोल सकते हैं एफिनिटी है एल्ब्यूमिन से बाइंड होने की, वो क्या है, हाई है, ठीक है। हम जानते हैं एल्ब्यूमिन क्या है, हमारे पास खून में मौजूद एक प्रोटीन है, ठीक है। हमारे पास थायोजोलिडिन डायोन में से कोई भी ड्रग लिया गया, ये लिया गया फिर ये लिया गया, ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास 99% ये क्या हो जाएगी, इस प्रोटीन से बांध जाती है, ठीक है। सिर्फ 1% हिस्सा जो होता है खून में फ्री घूमता है, फिर 1% हिस्सा यूज़ हो गया, फिर दैन ये हल्के से रिलीज़ करेगा, यानी कि 1% हिस्सा रिलीज़ करेगा, दैन वो खून में घूमेगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी एफिनिटी क्या होती है, एल्यूमिन प्रोटीन से बाइंड होने की हाई एफिनिटी होती है। लेकिन अगर किसी मरीज़ का एल्ब्यूमिन का लेवल क्या है, कम है। अब एल्ब्यूमिन का लेवल कम, यानी कि इस प्रोटीन की कम होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती है। इनमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास लीवर का मसला हो, ठीक है। लीवर क्या करता है, लीवर हमारे पास इस प्रोटीन को बनाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। अब जो लीवर ही हमारे पास यानी कि हेपाटोसाइट्स, यानी कि लीवर के सेल्स ही हमारे पास क्या है, सही से काम नहीं कर रहे, हमारे पास एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब जो पहले कहा था हमने कि 1% जो दवाई का हिस्सा होता है फ्री घूमता है, 99% हिस्सा बाउंड रहता है, ठीक है। तो अब इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन खून में कम है, तो हमारे पास जो फ्री हिस्सा होगा यानी कि वो ज़्यादा होगा, 1% नहीं होगा। अब इस केस में क्या होगा, 55%, 65%, यानी कि ज़्यादा हिस्सा होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर किसी का लीवर डिसीज़ है तो उसमें क्या करेंगे, इस ड्रग की जो डोज होगी उसको कम कर देंगे, ताकि खून में जो फ्री ड्रग का पार्ट है वो कम से कम घूमे और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। Both pioglitazone and resiglitazone undergo extensive metabolism by different CYP450 enzymes. अब लीवर की बात करते हैं, बस लीवर है, ठीक है। अब लीवर के अंदर क्या होता है, एंजाइम की पूरी कलेक्शन है, उसको हम कहते हैं CYP450, यानी कि इसमें बहुत सारे एंजाइम होंगे, ठीक है। उनकी कलेक्शन को क्या कहते हैं, CYP450, ठीक है। अब हमने ये नाम क्यों रखा, P450 नाम रखने का मकसद क्या है, हमारे पास जब इन एंजाइम पर, यानी कि इसमें जो एंजाइम आ रहे हैं, ठीक है, अब उन एंजाइम पर जब एक स्पेसिफिक किस्म की लाइट डाली जाती है तो होता है कि हमारे पास 450 नैनोमीटर पर क्या होता है, हमारे पास ये जो एंजाइम्स हैं इनका कलर चेंज होता है, इसीलिए इन सब एंजाइम का नाम ये रखा गया। अब इसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पायोग्लिटाजोन और रोसीग्लिटाजोन, अब इन दोनों के लिए जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, यानी कि हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ ड्रग, तो हम इसको अलग नाम दे दिया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि इस पे काम करें और स्पेसिफिक ड्रग इस पे काम करें। हर ड्रग पे हर एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पायोग्लिटाजोन की, तो लिवर में कौन सा एंजाइम है जो कि इस पे काम कर रहा है, वो है हमारे पास 2C8 एंड 3A4, ठीक है। बस ये दो एंजाइम काम कर रहे हैं। अगर ये एक एंजाइम सही तरीके से काम नहीं करा तो दूसरा एंजाइम उसकी वर्किंग को संभाल लेगा, ठीक है। जबकि रोसीग्लिटाजोन की बात करें तो इसमें हमारे पास एक ही एंजाइम काम कर रहा है, वो है 2C8। सम मेटाबोलाइट्स ऑफ पायोग्लिटाजोन हैव एक्टिविटी। जैसे कि बात की थी हमने ऊपर कि हमारे पास लीवर में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एंजाइम होते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, इनको हम कहते हैं आइसोजाइम्स। आइसोजाइम मतलब क्या होता है, यानी कि एंजाइम्स के टाइप्स को क्या कहते हैं, आइसोजाइम्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोसीग्लिटाजोन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ड्रग है जो कि क्या करिए, रोसीग्लिटाजोन पे जो एंजाइम काम करता है, कौन सा एंजाइम काम करता है, CYP2C8, ये एंजाइम क्या करता है, रोसीग्लिटाजोन पे काम करता है, यानी कि उसको तोड़ता है, ठीक है। अब एक ड्रग जैसे कि अगर हम बात करें जेमीफिब्रोजिल, ठीक है। अब ये ड्रग क्या किया, इस ड्रग ने इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, इस ड्रग का काम क्या होता है, इस एंजाइम को ब्लॉक करना। अब ये एंजाइम ब्लॉक है तो रोसीग्लिटाजोन अगर किसी पर्सन ने ली हुई है, ये एंजाइम ही ऑलरेडी ब्लॉक है, तो रोसीग्लिटाजोन बॉडी में क्या होना शुरू हो जाएगी, अक्यूमुलेट, जमा होना शुरू हो जाएगी, और उसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि निकल नहीं पाएगी, इसको तोड़ने वाला एंजाइम क्या है, पहले से ही ब्लॉक है। अब इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी कि मेटाबोलाइट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जब लीवर से ड्रग गुजरती हैं, ठीक है, लीवर से ड्रग गुजरती हैं तो अक्सर ड्रग क्या रहती है हमारे पास, यानी कि बिल्कुल वो उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि अब वो जो काम कर रही थी वो काम नहीं करेंगी, यानी कि इनएक्टिव हो जाएंगी, इनएक्टिव। अब लीवर से गुजरने के बाद उसको हम क्या कहेंगे, इनएक्टिव मेटाबोलाइट कहेंगे, ठीक है। अब वो ड्रग नहीं रहा, बस वेस्ट बन चुका है, वेस्ट को बॉडी से निकालना होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जब वो लीवर से पास आउट होती हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव, यानी कि वो पहले भी एक्टिव थी, ठीक है, और अब लीवर से गुजरने के बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो क्या कहलाती हैं, वो एक्टिव मेटाबोलाइट कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, पहले एक्टिव नहीं थी, ठीक है, एक्टिव नहीं थी, इनएक्टिव थी, लेकिन जब लीवर से गुजरी तो क्या हो जाएंगी, एक्टिव, तो उनको हम कहते हैं प्रो ड्रग, ठीक है। तो बहुत हमारे पास तीन बेसिकली टाइप्स हैं, एक है इनएक्टिव, एक है एक्टिव और एक है प्रो ड्रग, ठीक है। तो अगर हम बात करें रोसीग्लिटाजोन की बात करें, रोसीग्लिटाजोन अगर लीवर से गुजरती है, यानी कि लीवर से गुजरती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, रोसीग्लिटाजोन इनएक्टिव हो जाती है, यानी कि इसके लीवर से गुजरने के बाद इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं, इनएक्टिव मेटाबोलाइट। लेकिन अगर हम बात करें पायोग्लिटाजोन की, तो जब लीवर से गुजरती है तो हमारे पास ये इसके मेटाबोलाइट जो होते हैं वो बनते हैं एक्टिव, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन से बनते हैं, ठीक है, उनके नाम भी हमारे पास M3 M4,
M3 और M4 हमारे पास ये इसके पायोग्लिटाजोन के मेटाबोलाइट बने हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे कि हमारे पायोग्लिटाजोन काम कर रहा था, ठीक है, और वैसे ही क्या करेंगे, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, यानी कि वैसे ही इनमें सलाहियत है, बिल्कुल वैसी। अब इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है पायोग्लिटाजोन की, इस बोल सकते हैं हम इस केमिस्ट्री का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि इसके दो बड़े फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा क्या है, इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन जाती है, ठीक है, भले ही पायोग्लिटाजोन बॉडी से निकल चुकी है लेकिन इसके मेटाबोलाइट जो बने हैं, यानी कि लीवर से गुजरने के बाद जो मेटाबोलाइट बने वो क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव मेटाबोलाइट है तो तकरीबन इसको निकलते निकलते बॉडी में 24 घंटे हो जाते हैं, तकरीबन 24 घंटे तक यानी कि असर करती है। तो इसलिए इसकी दिन में एक ही डोज लेनी पड़ती है। अब ये ड्रग निकल चुकी थी पायोग्लिटाजोन, और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो भी वही काम करें जो कि हमारे पास पायोग्लिटाजोन करती है, यानी कि सेल्स की रेजिस्टेंस को कम करें, ख़त्म करें। तो हमारे पास पीपीआर गामा रिसेप्टर, पीपीआर गामा रिसेप्टर पर जो काम करती है पायोग्लिटाजोन, मेटाबोलाइट भी उसी रिसेप्टर पर काम करेंगे और क्या करेंगे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। Renal elimination of pioglitazone is negligible with the majority of the active drug and metabolites excreted in the bile and elimination in the feces. पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पायोग्लिटाजोन हमारे पास जो ड्रग है, ठीक है, ये कितनी देर बाद बॉडी में अपनी पीक पर होगी। तो हमारे पास तकरीबन 2 से 4 घंटे के बाद, 2 से 4 आवर के बाद हमारे पास क्या होगी, ये ड्रग अपने पीक पर होगी, कि खून में इसका लेवल हाई होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो दवा है ये इंसुलिन की तरह नहीं है कि फ़ौरन से शुगर कंट्रोल कर लेगी, बल्कि हमारे पास ये क्या करती है, हम जानते हैं कि GLUT4 ट्रांसपोर्टर को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। तो इन ट्रांसपोर्टर के बनने में वक्त लगता है, तो तकरीबन इसका जो प्रॉपर तरीके से असर दिखाई देना शुरू होगा वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद दिखाई देगा, यानी कि शुगर कंट्रोल होने में 2 से 3 वीक लग सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको जो दिखाई देगा कि इतनी शुगर बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। पायोग्लिटाजोन की एक्सक्रीशन डिपेंड करती है लीवर की हेल्थ पर। ऐसा क्यों है, क्योंकि पायोग्लिटाजोन जो हमारे पास है इसकी नेचर कैसी है, लिपोफिलिक, यानी कि फ़ैट को पसंद करती है। और हमारी किडनी जो है, हमारी किडनी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को निकालती है, यानी कि बॉडी से यूरिन के थ्रू निकालती है वो चीज़ें जो कि क्या है, हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, जबकि ये क्या लिपोफिलिक है, ठीक है। तो एक वजह तो ये हो गई। सेकेंड वजह हमारे पास क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो क्या है, बड़ा है, जो कि किडनी में जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें नहीं जा पाएगा, यानी कि किडनी के ट्यूब्यूल्स को फिल्टर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर साइज़। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पायोग्लिटाजोन का सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा है जो कि यूरिन के थ्रू निकल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी की किडनी वीक है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पायोग्लिटाजोन की एक्सक्रीशन किस पे डिपेंड करे, लीवर पे डिपेंड करे। लीवर क्या करता है, लीवर इस ड्रग को पकड़ता है, इस ड्रग को होल्ड करके क्या करता है, इसके पास जो बाइल होता है, बाइल लिक्विड है, ठीक है, यानी कि इस लिक्विड में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो इस ड्रग को क्या करेगा, इन बाइल में डाल देगा, और इस बाइल को जब खाना आएगा इंटेस्टाइन में तो इस बाइल का जो लिक्विड है उसको इंटेस्टाइन में डाल देगा, यानी कि सॉल्ट भी है और उसमें ड्रग भी जो पायोग्लिटाजोन थी, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में चला गया। तो हमारे पास जो असली ड्रग है, यानी कि असली दवा जो खून में तकरीबन वो 3 से 7 घंटे तक रहती है, लेकिन इसको जो मेटाबोलाइट हैं, जो मेटाबोलाइट एक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं वो तकरीबन 16 to 24 आवर तक बॉडी में रहते हैं, इसलिए इसकी दिन में एक ही डोज लेनी पड़ेगी। जबकि अगर दूसरी तरफ बात करें तो हमारे पास रोसिग्लिटाजोन जो इसके मेटाबोलाइट क्या बनते हैं, इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं और ये यूरिन के थ्रू बॉडी में निकलता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि रोसिग्लिटाजोन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसके जो मेटाबोलाइट हैं वो इनएक्टिव बनते हैं, हम ये बात जानते हैं। तो इसलिए इसकी डोज कम करने की ज़रूरत नहीं है। किडनी अगर किसी की वीक है उसमें ऐसा नहीं करेंगे इसकी डोज कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं वो ऑलरेडी क्या है, वो इनएक्टिव है, यानी कि वो कोई काम नहीं करे, बस उनको बॉडी से निकालना है। तो अगर इनएक्टिव मेटाबोलाइट कुछ देर के लिए बॉडी में ठहर भी जाएंगे तो ये मसला क्रिएट नहीं होगा, वो एट द एंड बॉडी यानी कि किडनी जो होगी आखिरकार निकालेगी, लेकिन स्लो तरीके से निकाल रही है, ठीक है। तो इसमें रोसिग्लिटाजोन में इस ड्रग की अमाउंट को यानी कि डोज को कम नहीं करते, यानी जो डोज नॉर्मली थी वही डोज रखी जाएगी, डोज एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ रिकमेंड दैट दीज एजेंट नॉट बी यूज इन नर्सिंग मदर्स। नर्सिंग मदर मतलब यानी कि वो वुमेन जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, ठीक है, तो उनमें बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। क्यों, इसका रीज़न क्या है, हमारे पास कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मिल्क होता है, मिल्क में क्या होती है, फ़ैट की अमाउंट हाई होती है, ठीक है। और हमारे पास ये जो हमारे पास ड्रग है ये भी क्या करता है, फ़ैट को पसंद करता है। तो हमारे पास ये ड्रग क्या हो जाएगा, हमारे पास मिल्क में चला जाएगा, ठीक है। अब मिल्क में चला गया तो क्या होगा, हमारे पास जब एट द बेबी क्या करेगा, इस मिल्क को सक करेगा तो हमारे पास होगा क्या, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि उसकी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, यानी कि उसकी शुगर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर और क्या करेगा हमारे पास, और ये करेगा पीपीआर गामा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जिससे बेबी का नेचुरल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये जो रिसर्च की गई ये एनिमल्स पे की गई, ठीक है, इसलिए एनिमल्स पे रिसर्च की गई और ये जो डेटा मिला ये काफ़ी ज़्यादा मिला, ठीक है, जबकि ह्यूमन पर जो रिसर्च की गई डेटा उसमें कम कलेक्ट हुआ, यानी कि कम रिसर्च का अमाउंट है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी रिस्क होता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। सेफ ऑप्शन क्या है, सेफ ऑप्शन हमारे पास है मेटफॉर्मिन सेफ ऑप्शन है, इंसुलिन सेफ ऑप्शन है, ठीक है।
और अगर प्रेगनेंसी में मजबूरन यही यूज़ करनी पड़ी तो उसमें ऑप्शन ये होता है कि क्या करें, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करें बल्कि क्या करें, फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर दें। एडवर्स इफेक्ट यानी कि इस ड्रग के क्या क्या बुरे असरात हो रहे हैं, बिकॉज देयर हैव बीन डेथ फ्रॉम हेपाटोटॉक्सिसिटी इन पेशेंट्स टेक ट्रोग्लिटिजोन। इट इज़ रिकमेंड that liver enzymes levels of patient on these medication can be measured initially and periodically thereafter। यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रूग्लिटाजोन क्या करती है, हम जानते हैं कि लिवर में ये मसला क्रिएट करती है यानी कि हेपाटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। तो हमारे पास बाकी जो ड्रग है हमारे पास, चाहे पायोग्लिटाजोन हो या फिर हमारे पास रोसिग्लिटाजोन हो, ठीक है, ये तीनों ही हमारे पास क्या है, तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि तीनों में ग्लिटाजोन रिंग है, ठीक है। तो ये करिए लिवर में मसला क्रिएट करिए, हेपाटॉक्सिसिटी क्रिएट करिए, ये दोनों ड्रग नहीं करते लेकिन फिर भी रिस्क होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, भले ये पायोग्लिटाजोन यूज़ करें फिर रोसिग्लिटाजोन यूज़ करें, तो बैन है, ठीक है, इसको तो यूज़ ही नहीं करता आप, ठीक है। भले ये पायोग्लिटाजोन या फिर रोसिग्लिटाजोन यूज़ करें, तो दोनों में क्या करते हैं, दोनों में लीवर की जो हेल्थ है उनको मेजर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये बात कैसे मालूम होगी कि लीवर में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं इस ड्रग की वजह से, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास लीवर कहाँ वाक़ होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में। तो अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द फील हो तो इसका मतलब क्या है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, यानी कि लीवर में मसला है, ठीक है। और हमारे पास होता है कि हमारे पास लीवर है, ये लीवर के आसपास क्या होती है, यानी कि लीवर के अराउंड क्या होती है, एक बोल सकते हैं मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल, ग्लीसन कैप्सूल, ठीक है। अब हमारे पास जब इस ड्रग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, इनकी इसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ये क्या करती है, हेपाटॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही थी पहली वाली ड्रग टायोग्लिटाजोन जो थी, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे पास ये मेम्ब्रेन क्या हो चुकी, इसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी, तो होगा क्या, हमारे पास जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन यानी कि फूल गई, इन्फ्लेमेशन हुई यानी कि हमारे पास लीवर क्या हो गया, फूल गया, ठीक है। जब ये फूल गया तो हमारे पास जो ऊपर की जो कैप्सूल थी, इसको हम कह रहे हैं ग्लीसन कैप्सूल, ग्लीसन कैप्सूल क्या होगी, इसमें थोड़ा खिंचाव आएगा, ठीक है। अब इस खिंचाव की वजह से क्या होगा, मरीज़ को क्या दर्द होगा लीवर में, क्योंकि हमारे पास ये ग्लीसन कैप्सूल जो है ये खिंच रहा है, ऊपर से हमारे पास सूजन हो चुकी है लीवर में। अब यानी कि हमारे पास जो लीवर के सेल्स हैं वो इन्फ्लेम हो चुके हैं, यानी कि सूजन आ चुकी है, मैं नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करेंगे वो, ठीक है। जब हेपाटोसाइट्स यानी कि लीवर के सेल इन्फ्लेम हो जाते हैं या उनमें कुछ मसला होता है, तो होता है कि बस ये जो एंजाइम लीवर के पास होते हैं, ठीक है, वो खून में लीक करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के एंजाइम है। पहले हमारे पास है ALT एंजाइम, ठीक है, ALT, ठीक है। अच्छा, ALT यानी कि अलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। अगर ये टेस्ट रिपोर्ट में बड़ा हुआ दिखाई दे ALT एंजाइम, से समझ जाएंगे मसला कहाँ है, मसला लीवर में। एक और एंजाइम है हमारे पास AST एंजाइम, ठीक है, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेट, अमाइनो ट्रांसफरेज। ये एंजाइम लीवर में होता है और कहाँ का होता है, बस मसल्स में होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ALT दिखाई दी है हाई, इसका मतलब तो कंफर्म है कि लीवर में मसला है, ठीक है। लेकिन अगर ALT भी हाई है और AST भी हाई है तो इसका मतलब क्या है, मसला कंफर्म है कि लीवर में ही मसला है। Weight increase can occur possibly because thiazolidinediones may increase subcutaneous fat or cause fluid retention. Note: the latter can lead to a worsened heart failure. थायज़ोइरिडीन क्या करता है, फैट को कंट्रोल करता है, हम ये बात जानते हैं, ठीक है। विजिरल फैट जो कि बुरी फैट होती है, जो कि हमारी ऑर्गन के अराउंड होती है, अगर हम बात करें लीवर के अराउंड है, हमारे हार्ट के अराउंड है, तो ये विजिरल फैट है यानी कि बुरी फैट है, ठीक है। और इसको क्या करता है, हमारे पास ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग निकालेंगे वहाँ से, और जो उसकी जगह है यानी कि जो फैट की असली जगह है वो है सबक्यूटेनियस लेयर यानी कि हमारे स्किन के नीचे, तो वहाँ क्या करती है, इसको स्टोरेज करवाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास होता है क्या है, हमारे पास लीवर भी साफ़ हो गया, ठीक है, और हार्ट के अराउंड जो फैट है वो भी साफ़ हो गई, ठीक है, यानी कि विजिरल फैट क्या हो गई, क्लियर हो गई। तब जब विजिरल फैट नहीं है यानी कि अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जो फैट है अराउंड लिपटी हुई होती है ऑर्गन्स की, वो भी क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस डेवलप कर रही होती है। तब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और कम हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिकली, लेकिन इससे होता क्या है कि इन ड्रग के इस्तेमाल से पर्सन का वेट थोड़ा गेन हो सकता है, बिकॉज कि हमारे पास ये ड्रग क्या कर रही होती है, फैट को स्टोरेज करवा रही होती है, ठीक है। तो इससे थोड़ा वजन बढ़ सकता है, लेकिन इस ड्रग को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, लीवर की हेल्थ चेक करते हैं, ठीक है। अगर लीवर ऑलरेडी वीक है तो इस ड्रग को यूज़ नहीं करते। PPR गैमा रिसेप्टर जो होते हैं हमारे पास हमारी किडनी में होते हैं, ठीक है, किडनी में भी होते हैं। तो हमारे पास PPR रिसेप्टर को जब एक्टिवेट किया जाएगा, थायरोसिडिनाइड्स क्या करेंगे, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे किडनी में, तो क्या सिग्नल जनरेट होगा कि अब किडनी को क्या ऑर्डर मिलेगा कि हमारे पास जो वाटर और सॉल्ट है उसको बॉडी में ही रोक के रखे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, खून का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा यानी कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या कॉज करेगा, एडिमा कॉज करेगा, यानी कि फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी में क्या हो रहा है, पानी रुक रहा है। और नमक, हम जानते हैं कि जहाँ नमक रुकेगा, बेसिकली नमक के अंदर एवरीडे के पानी को खींचेगा, तो नमक और पानी दोनों बॉडी में क्या हो रहे हैं, रुक रहे हैं।
और ये बात हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनका हार्ट क्या होता है, ऑलरेडी कमज़ोर होता है। तो अगर उन पे यानी कि उनके पास खून ज़्यादा आ रहा है, यानी कि खून का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उन पर प्रेशर पड़ेगा उनके हार्ट पर, ठीक है। तो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ये बात प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पायोग्लिटाजोन को अक्सर कंबाइन करते हैं, किसके साथ कंबाइन करते हैं, मेट्फॉर्मिन के साथ, क्योंकि पायोग्लिटाजोन क्या करी, वजन को बढ़ाती है, मेट्फॉर्मिन क्या करती है, वजन को कम करती है। तो एक तरीके से बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो अपना वजन बढ़ता है ना कम, यानी कि एक बैलेंस में रहता है। अब पहले ये समझते हैं कि हमारे पास जो अब क्या हो चुका है, खून का वॉल्यूम बढ़ चुका है, ठीक है। बॉडी में क्या है, खून का वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब हमारे पास होगा क्या, दो तरीके से काम होगा, ठीक है। एक होगा पेरिफेरल एडिमा, ठीक है। पेरिफेरल मतलब किनारे। तो हमारे पास होगा क्या है, ग्रेविटी की वजह से अब नालियों में क्या है, पानी ज़्यादा है, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा है खून का, ठीक है। खून का वॉल्यूम ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि पानी बॉडी में रुका है, ठीक है। तो हमारे पास जो पानी होगा वो कहाँ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से पाँव पाँव में जो नालियाँ हैं खून की, वहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और वहाँ की तरफ शिफ्ट हुआ तो नालियों के आसपास, यानी कि पाँव की बात हो रही है, नालियों के आसपास जो टिश्यूज़ होंगे, सेल्स होंगे, उनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, उनमें जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पानी जो था उनमें जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल एडिमा, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या होती है, एक होती है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा भी होगा इसमें। वो क्यों होगा, हमारे पास हार्ट क्या हो चुका है, फेलियर है, ठीक है। हार्ट सही तरीके से खून को पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है। ऊपर से क्या है, खून का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुका है। तो हमारे पास जो हार्ट होगा, वो जो खून इसके पास आ रहा है पंप होने के लिए, वो खून पीछे की तरफ यानी कि बैकवर्ड जाता है, ठीक है। अभी बैक फ्लो करता है, और वहाँ पे बैक पीछे क्या है, पीछे की तरफ लंग्स हैं, ठीक है। और लंग्स में जा रहा है, ठीक है। तो लंग्स की जो बारीक बारीक नालियाँ हैं, खून की बारीक बारीक नालियाँ, उनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, उन्हें भरना शुरू हो जाएगा। अब लंग्स में पानी भर गया है, पानी भरने की वजह से जो ऑक्सीजन होगी इसी तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। जब ऑक्सीजन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो मरीज़ को सांस लेने में क्या होगी, मुश्किल होगी, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। अब मूव करते हैं अपनी मेन बात की तरफ, जो कि लिखा होता है कि इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपीनिया होता है, ठीक है। अब ऑस्टियोपीनिया होता क्यों है, हमारे पास हम जानते हैं बोन्स में क्या होती हैं, हमारे बोन्स में होते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हर तरह के सेल्स को बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इन्हें हम क्या कहते हैं, हम मीजन काइमल स्टेम सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, इनके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या बनाए, इनके पास ऑप्शन होता है कि वो एक ही वक्त में ऑस्टियोब्लास्ट बनाए, यानी कि जो हड्डियों वाले सेल्स हैं वो बनाए, या फिर बनाए एडिपोसाइट्स बनाए। एडिपोसाइट मतलब यानी कि जो फैट वाले सेल्स हैं वो बनाए, ठीक है। हमारे पास बेसिकली जो ये दवाई थी, हमने जो दवाई बायोग्लिटाजोन ली थी, बायोग्लिटाजोन ने क्या कहते हैं, पीपीआर गैमा रिसेप्टर को एक्टिवेट किया था। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, हमारे पास स्टेम सेल को मजबूर करते हैं कि वो क्या करें, कि वो ऑस्टियोब्लास्ट बनाने के बजाय क्या बनाए, एडिपोसाइट्स बनाए। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो हड्डियों के अंदर बोन फॉर्मेशन हो रही थी, यानी कि नए बोन के सेल्स नहीं बन रहे, तो हड्डियाँ जो होंगी भूरी भूरी हो जाएंगी। इसको हम बोलेंगे ऑस्टियोपीनिया, यानी कि हमारे पास क्या है, अब ये कमी है, ठीक है। बोन के सेल्स सही तरीके से पूरे नहीं हो रहे, जबकि फैट सेल्स क्या है, ज़्यादा हैं। अगर मरीज़ को पहले से ये कंडीशन है, यानी कि पहले से ही इस बीमारी का शिकार है, ठीक है, हड्डियों वाली बीमारी का, तो उसको हरगिज़ हाइज़ोलिडीनिडाइम्स का यूज़ नहीं करेंगे। मेटानेसिस का मतलब होता है तजिया, ठीक है। तो बहुत सारे तजिए को मिलाया गया, तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई। वो ये बात सामने आई कि वो लोग जो रोसीग्लेटाजोन ले रहे थे, उनमें हार्ट डिसीज़ का जो यानी कि कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज़ थी वो ज़्यादा, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह का ज़्यादा रिस्क पाया गया एज़ कंपेरिजन टू वो लोग जो कि ये दवाई नहीं ले रहे थे, उनमें ये रिस्क कम था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रोसीग्लेटाजोन क्या कर रही थी, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि पानी को ठहरा रही थी। जब पानी बॉडी में ठहर रहा है तो ये हार्ट पे क्या डालता है, बोझ, तो इससे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का खतरा था, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या कर रही थी, रोसीग्लेटाजोन हर बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करती, तो ये भी चीज़ क्या कर रही थी, एट द एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को उसमें इजाफा कर रही थी। सिर्फ इससे रिस्क ही नहीं था, बल्कि इससे जो डेथ की क्वांटिटी थी कार्डियोवास्कुलर डिसीज से वो भी बढ़ गई थी, यानी कि फिर इसके बाद क्या किया, एफडीए ने इसे ब्लैक बॉक्स वार्निंग दे दी, यानी कि अब इसकी जो बोल सकते हैं इस्तेमाल है वो ना होने के बराबर रह गया है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि हाउ एवर द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ मेंटेन दैट रोसीग्लेटाजोन शुड रिमेन ऑन द मार्केट विद स्ट्रिक्ट वार्निंग्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स यूज़। जिन लोगों की मेटफॉर्मिन से या फिर बायोग्लिटाजोन से शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो उन लोगों के लिए सेफ ऑप्शन था, ठीक है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट बंद नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया, इसमें ब्लैक बॉक्स वार्निंग लगा दी गई, यानी कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल एहतियात से करना है, ठीक है। लेकिन उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिनको पहले से क्या है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, फिर जिनको पहले से क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो उन लोगों में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन आजकल इसके अलावा यानी कि इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे सेफ ऑप्शन मौजूद हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। अब इसके बाद आगे हमें दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द थाइज़ोलिडिनिडायोन्स इंक्लूड हेडेक एंड एनीमिया, ठीक है। अब हेडेक और एनीमिया को समझने से पहले हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, देखिए हमारे पास थाइज़ोलिडिनिडायोन्स क्या करी थी, हमारे पास बेसिकली बॉडी में रोक के रखी थी, ठीक है, पानी को, ठीक है, यानी कि फ्लूइड रिटेंशन कर रही थी, ठीक है। तो हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन कर रही थी, मतलब क्या हुआ, यानी कि बॉडी में पानी रुक रहा है, ठीक है।
नमक रुक रहा है, नमक की एबिलिटी होती है कि पानी को खींचता है, ठीक है। तो नमक के साथ पानी भी रुक रहा है बॉडी में, ठीक है। अब खून की नालियों में क्या है, यानी कि नमक और पानी है, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है, नमक ज़्यादा है, नमक जो निकलना चाहिए था बॉडी से वो खून की नालियों में, ठीक है। तो नमक की एबिलिटी क्या है कि पानी को खींचता है, तो जो सेल्स में जो टिश्यूज़ में पानी होगा उसको भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सेल्स खाली हो जाएंगे पानी से, ऐसा नहीं होगा, उनमें भी पानी है, लेकिन ये नमक क्या कर रहा है, जो खून की नालियों में पानी को खींच रहा है, ठीक है, सेल्स टिश्यू से पानी को खींच रहा है। तो एक तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, खून की नालियों में एक्स्ट्रा पानी भर जाएगा और फूल जाएंगी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्लूइड हमारे पास जब जाएगा, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा यानी कि ब्लड वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, अभी जब ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन में जो खून की नालियाँ हैं वो क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी, थोड़ी फैल जाएंगी। अब इन नालियों के ऊपर क्या लिपटी हुई, इन नालियों के ऊपर नर्व्स लिपटी हुई होती हैं, और नर्व्स क्या करती हैं, हम जानते हैं सिग्नल को बेसिकली लेके जाती हैं, ठीक है। तो बस जब ये नर्व्स स्ट्रेच होंगी, क्योंकि नालियाँ, खून की नालियाँ क्या हो गई हैं, थोड़ी फैली हैं, तो ये नर्व्स क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी, और ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, ब्रेन इसको क्या इंटरप्रेट करेगा, ब्रेन इसको पेन इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, यानी कि दर्द फील होगा, सर में दर्द फील हो रहा होगा। अब अनीमिया क्यों हो रहा है, अनीमिया मतलब क्या है, यानी कि आरबीसी की, हम अनीमिया कहते हैं आरबीसी की प्रोडक्शन कम होने को। तो हमारे पास इस केस में हुआ क्या है, थायरोइडिन आयंस की वजह से क्या हो गया हमारे पास, बेसिकली कि हमारे पास पानी यानी कि बॉडी में रुक गया बिकॉज ऑफ सॉल्ट बॉडी में रुका था, सॉल्ट की वजह से क्या हुआ, पानी बॉडी में रुक गया, यानी कि फ्लूइड रिटेंशन हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास डाइल्यूट हो गया, खून क्या हो गया, डाइल्यूट, पतला हो गया, ठीक है। अनीमिया यानी कि जो आरबीसी थे वही रहे, आरबीसी की प्रोडक्शन कम नहीं हुई, बल्कि जब खून पतला हो गया तो हमें लग रहा है कि अब टेस्ट करवाएंगे तो लगेगा कि आरबीसी की जो अमाउंट आ रही है वो कम आ रही होगी, ठीक है। मसला ये हुआ कि हमारे पास खून क्या हो गया, पतला, यानी कि खून का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है। उस वॉल्यूम में आरबीसी क्या है, उतने ही है, लेकिन अब चूंकि खून का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसलिए आरबीसी कम लगेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं डाइल्यूशन अनीमिया भी बोलते हैं, डाइल्यूशन अनीमिया भी बोलते हैं इसको। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर क्या है, ओवरीज में रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओवरीज में रेजिस्टेंस है तो पता नहीं चलता कि ओवरीज में रेजिस्टेंस थी, और फिर क्या हो गया, हमारे पास ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही थी, इन दवाइयों ने क्या किया, ओवरीज की रेजिस्टेंस ख़त्म की और यानी कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहती, ठीक है, तो ये दवाइयों का भी इस्तेमाल करिए, तो क्या करेंगे, पहले ही क्या करना शुरू कर देंगे, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वगैरह होती है उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये आखिरकार ये रेजिस्टेंस ख़त्म करेगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि कंसीव हो जाएगा, ठीक है। अब तो इस रूप में क्या करें, ये बात यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो प्रेगनेंसी में ये ड्रग सेफ नहीं मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग हमारे पास कैटेगरी सी में आती है, ठीक है, ये सेफ ड्रग नहीं है, फीटस की ग्रोथ, फीटस की प्रोडक्शन में बहुत बुरा असर डालती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो क्या करें, इन ड्रग के इस्तेमाल कर रही हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल करें, ठीक है। अदर यूज़ में लिखा हुआ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है, ठीक है, इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस थी बॉडी में इसको ख़त्म करेगी, तो क्या होता है हमारे पास, मेटफॉर्मिन भी यही काम करती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है, ठीक है। थायरोइडिन आयंस भी यही काम करती है, यानी कि दो ऑप्शन है, ठीक है, इसको यूज़ करें या फिर ये इसको यूज़ करें, ठीक है। लेकिन हमारे पास मेटफॉर्मिन जो होती है बेसिकली ये हम बोल सकते हैं ये क्या करती है, वज़न को कम करती है, जबकि ये वज़न को ज़्यादा करती है, ठीक है। ये पुरानी है, सेफ़ है, ठीक है, ये भी हमारे पास बोल सकते हैं सेफ़ है, लेकिन इसमें वज़न इंक्रीज और ये पानी को जमा करती है, फ्लूइड रिटेंशन करती है हल्की बुल्की बॉडी में, ठीक है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं करती, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है बेसिकली हमारे पास, लेकिन जो सेफ़ मान जाती है यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमेशा मेटफॉर्मिन ही होती है।